मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बाय द लिगेंड टू द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम इसमें क्या होती है? ट्रांजिशन मेटल। तो इसमें हमने ये पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एंड डबल सॉल्ट, IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, और विद द हेल्प ऑफ IUPAC नेमिंग फॉर्मूला जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का कैसे बनता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आइसोमर्स? देखो आइसोमर्स क्या होते हैं? टू और मोर कंपाउंड्स having same molecular formula, but different physical and chemical properties, those compounds are known as isomers and phenomena is known as isomerism. Coordination compounds में isomerism is classified into two main types. Isomerism is of two types: structural isomerism, stereoisomerism. अगर दो कंपाउंड्स का फॉर्मूला सेम है बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, मे बी ड्यू टू डिफरेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, तो वो क्या होंगे? आइसोमर्स। आइसोमेरिज्म टू टाइप से क्लासिफाई होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों होगा? ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, ड्यू टू डिफरेंट लिगेंड इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो this arises due to difference in their structures. Stereoisomers, इसको हम space isomerism भी बोलते हैं। Space isomerism. This arises due to different arrangement of ligand in space. Different arrangement of ligand around the central metal atom in three-dimensional space. और इसमें different structure होगी, ligand अलग-अलग complex की अलग-अलग structure होगी। दिस ईयर जो आपका न्यू रिवाइज सिलेबस है उसमें आपको CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए स्टीरियोआइसोमर्स नहीं करनी, आपको ओनली जो डिटेल पढ़नी है वो सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की पढ़नी है। इसमें हम 4 टाइप पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स: आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ये नोट डाउन कीजिए बेटा साथ साथ, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जो इसके अंदर 2 टाइप्स हम पढ़ते हैं वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये न्यू रिवाइज सिलेबस में आपको नहीं करनी है, ये आपको सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म करना है। तो 1 बाय 1 हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की जो 4 टाइप्स हैं उनको पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म से। तो हेडिंग लगी होगा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जब भी आप आइसोमर्स को डिफाइन करेंगे तो आप स्टार्टिंग में ये जरूर लिखेंगे सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन।
in solution, then those compounds have ionization isomers. जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कॉम्प्लेक्स लिखेंगे कोबाल्ट NH3 आयोडीन SO4, ये कॉम्प्लेक्स लिखा है। अनदर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको, SO4 आयोडीन। देखिए अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो आपको पता है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये वाला जो पार्ट है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये जो बाहर आयन है ये होते हैं फ्री आयन, काउंटर आयन। यहाँ पे दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर, व्हेन दीस टू कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व इन वाटर, तो अब आप देखिए जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है वो आयनाइज होगा CONH3 plus SO4 2 negative. It gives sulfate ions in the solution. जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है ये नॉन आयनाइजेबल होता है, इसके जो अंदर जो भी हमारे लिगेंड्स होते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयनाइज नहीं होंगे सॉल्यूशन में। जो बाहर काउंटर आयन है सिर्फ वही आयनाइजेबल होगा, और जो सॉल्यूशन में टेस्ट होगा सिर्फ उसी आयन का होगा जो काउंटर आयन होगा। तो ये आयनाइज होगा गिव सल्फेट आयन एज अ सिंपल एनायन। सेकंड कॉम्प्लेक्स को अगर आयनाइज कराएं एंड दे डिसॉल्व इन वाटर, then they give iodide ion in the solution. So both these complex having same molecular formula but they give different ions in solution. One gives sulfate ion in solution, another gives iodide ion in solution. तो जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है वो सल्फेट आयन का टेस्ट देगा, और जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है उसका एक्वा सॉल्यूशन जो है वो आयोडाइड आयन के लिए पॉजिटिव टेस्ट शो करेगा। देखिए अगर सपोज ये है वन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वन कॉम्प्लेक्स और ये सेकंड, तो अगर इसके लिए देखिए अगर हम फर्स्ट सॉल्यूशन जो है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को एक टेस्ट ट्यूब में ले, और यहाँ पे है सेकंड कॉम्प्लेक्स का एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, दोनों के अलग अलग लिए। इसके अंदर हम डाल रहे हैं 2 ड्रॉप्स ऑफ लेड एसीटेट, और सेम इसके अंदर भी हम डालेंगे 2 ड्रॉप्स ऑफ लेड एसीटेट। तो आप देखिए क्या चेंज होगा इसमें, डिफरेंट आयंस होने से इस सॉल्यूशन में क्या चेंज होगा। इस टेस्ट ट्यूब में व्हाइट पीपीटी आएंगे, जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में जिसमें फर्स्ट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है इसमें पीपीटी आएंगे व्हाइट, और जैसे ही आप 2 ड्रॉप्स लेड एसीटेट की सेकंड कॉम्प्लेक्स के एक्वा सॉल्यूशन में डालोगे तो इसमें पीपीटी आएंगे येलो, तो डिफरेंट कलर देगा ड्यू टू डिफरेंट आयंस, पीपीटी का कलर चेंज हो गया। तो आप बताइए ऐसा क्यों हुआ। देखिए फर्स्ट जो सॉल्यूशन लिया है टेस्ट ट्यूब में उसमें कौन सा आया है, सल्फेट आया, तो व्हेन 2 ड्रॉप्स ऑफ लेड एसीटेट एडेड इनटू दिस सॉल्यूशन, तो व्हाइट पीपीटी किसके आए हैं, लेड सल्फेट के, तो यहाँ पे तो पीपीटी आए हैं लेड सल्फेट के, बट सेकंड कॉम्प्लेक्स के एक्वा सॉल्यूशन में जब हमने लेड एसीटेट डाला है तो पीपीटी येलो किसके आए हैं, लेड आयोडाइड के। तो ड्यू टू डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन they give different test, one give test for sulfate ion and another give positive test for iodide ion। तो समझ आया बेटा, ये सभी स्टूडेंट्स को समझ आना चाहिए कि 2 complex having same formula but give different ions in solution। जो बाहर आयन होता है काउंटर आयन सिर्फ सॉल्यूशन में टेस्ट उसी का शो होगा। जैसे ही ये आयोडीन अंदर है तो ये आयन की तरह ट्रीट नहीं होगा, अब ये लिगेंड बन चुका है, ये मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये आयोडाइड आयन के लिए सॉल्यूशन में टेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ जो बाहर काउंटर आयन होगा सिर्फ उसी के लिए टेस्ट होगा। तो जब भी आपको इस तरह से इंटरचेंज दिखे बिटवीन आयंस, अब यहाँ पे सल्फेट आयन बाहर है, आयोडीन अंदर है, नेक्स्ट में आयोडीन बाहर हो गया, सल्फेट अंदर है, तो उसमें कौन सा आइसोमर होगा, आयनाइजेशन आइसोमर। और जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स का आइसोमर बनाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी मेंटेन, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। देखो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय द लिगेंड, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर
तो दिस इज ऑल अबाउट आयनाइजेशन आइसोमर। देखिएगा एक और हमने एग्जांपल लिखे अगर आयनाइजेशन आइसोमर का, CO NH3 4Cl2 Br, ये कॉम्प्लेक्स है। अगर इसका आयनाइजेशन आइसोमर आपको ड्रॉ करना आता है, ड्रॉ द आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, तो आप क्या करोगे, देखो ये लिखिएगा ब्रोमाइड आयन के लिए टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे 3 आयन है ब्रोमाइड आयन। अब इसका आयनाइजेशन आइसोमर आप बनाएंगे तो ब्रोमीन आप अंदर कर देंगे और क्लोरीन जो है वो बाहर हो जाएगा, तो ये देगा क्लोराइड आयन के लिए टेस्ट। तो बोथ हैव सेम फॉर्मूला बट गिव डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। सेकंड लिखिए आप एग्जांपल, तो सेकंड टाइप लिखिए आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बाद हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है हाइड्रेट, इस मतलब इसमें एक ना एक मॉलिक्यूल बॉर्डर का जरूर होगा इस कॉम्प्लेक्स पे। तो इसमें क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आइसोमर्स कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, compounds having same molecular formula but have different number of water molecules inside or outside the coordination sphere, inside or outside the coordination sphere। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होंगे, बट उन सभी कॉम्प्लेक्सेस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि 6 वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाटर मॉलिक्यूल 0। अब इस तरह से अगर हम इसको लिखते हैं, देखिए अभी इसको मैं ऐसे लिखेगा तो इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर 5 वाटर मॉलिक्यूल है और आउटसाइड 1 वाटर मॉलिक्यूल है। एक और फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, फोर वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और 2 वाटर मॉलिक्यूल आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये जो तीनों होंगे ये क्या होंगे, सॉल्वेट आइसोमर्स, हाइड्रेट आइसोमर्स। ऑल ऑफ these three have same molecular formula but different number of water molecules inside or outside the coordination sphere। किसी भी दो का मैच नहीं करेगा। इसमें देखिए वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड और आउटसाइड जो है वो इससे अलग है, सबसे अलग है। बट जैसे कि मैंने बताया कि जब भी आप आइसोमर्स बनाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी मेंटेन, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल अगर अंदर आएगा तो उसके रिस्पेक्ट में क्लोरीन अंदर आएगा, बाहर जाएगा एक वाटर मॉलिक्यूल तो क्लोरीन अंदर आएगा। यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द ब्रैकेट आएंगे तो 2 क्लोरीन इनसाइड आएंगे, तो सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 6। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जिनमें भी लिगेंड वाटर होता है तो उसमें आप इस तरह से हाइड्रेट आइसोमर्स बना सकते हो। तो हाइड्रेट आइसोमर्स विद सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर इनसाइड और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। थर्ड हेडिंग डालिएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी अब एक स्पेशल बात आएगी कि ये वाला जो आइसोमर होता है ये सिर्फ उन्हीं कॉम्प्लेक्स में होता है जिनमें एम्फीडेंटेट लिगेंड होते हैं, formed by those complexes which contain amphidentate ligand। स्पेशली ये बात ध्यान रखना, सिर्फ उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस में लिंकेज आइसोमर होगा जिसमें एम्फीडेंटेट लिगेंड होगा। एम्फीडेंटेट लिगेंड क्या होता है बताइए? एम्फीडेंटेट लिगेंड दोज लिगेंड्स व्हिच हैव मोर देन 1 डोनर एटम, एक से ज्यादा डोनर एटम जिस लिगेंड के पास हो तो वो लिगेंड होते हैं एम्फीडेंटेट लिगेंड। मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मोर देन 1 डोनर एटम से, जैसे फॉर एग्जांपल Cn।
नाइट्राइटो N, और ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो नेम होगा नाइट्राइटो O। ठीक है, ये नेम मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, तो नेमिंग में आप सबसे ज्यादा मिस्टेक जो करते हैं वो इनके केस में करते हैं। एम्फीडेंटेट लिगेंड्स के नाम आपको बहुत ध्यान रखते हैं। एक और होते हैं लिगेंड HCl, और इसको NCS भी लिख सकते हैं। देखो, अगर यहाँ पे सल्फर डोनेट करते हैं मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसका नाम होता है थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। और नाइट्रोजन डोनेट करते हैं मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर, तो नाम होता है आइसोथायोसाइनेटो। तो ये जो तीन हमारे पास मैंने ये लिगेंड्स लिखे हैं, ये होते हैं एम्फीडेंटेट लिगेंड, मोर देन वन डोनर एटम। जिन कॉम्प्लेक्स में एम्फीडेंटेट लिगेंड है वो लिंकेज आइसोमर शो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोबाल्ट NH3 NO2 Cl2। अब आपको इसका लिंकेज आइसोमर बनाना है, तो आप देखिए NO2 अगर लिखा है तो कौन डोनेट कर रहा है मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर, कोबाल्ट को नाइट्रोजन। इसका लिंकेज आइसोमर में जो एम्फीडेंटेट लिगेंड है उसकी लिंकेज आप चेंज कर दोगे बस, और आपको कुछ भी चेंज नहीं करना इसमें। अब NO2 को ONO कर दोगे तो इसमें कौन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। तो आपने लिंकेज वाला जो एटम है मेटल के साथ जो लिंक है उसको चेंज कर दिया। ये सिर्फ आप उसी केस में कर सकते हो जो एम्फीडेंटेट लिगेंड है मोर देन वन डोनर एटम। तो NO2 का क्या बना दिया, ONO। तो ये क्या हो गए, लिंकेज आइसोमर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, देखो आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, राइट द IUPAC नेम ऑफ, राइट द IUPAC नेम ऑफ लिंकेज आइसोमर ऑफ आपको ये क्वेश्चन आता है, इस कॉम्प्लेक्स के लिंकेज आइसोमर का नाम लिखो। तो इसमें बेटा आप क्या गलती करते हो, आप इसका नाम लिखाते हो, इसका यूपीएससी नेम लिख देते हो, तो वो गलत हो जाएगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपको क्वेश्चन में पूछा है इस लिंकेज आइसोमर का नाम लिखना है, तो पहले आप इसका लिंकेज आइसोमर बनाएंगे और फिर उसका यूपीएससी नेम लिखिए। ठीक है, देखिए इसका लिंकेज आइसोमर क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स का लिंकेज आइसोमर क्रोमियम NH3 and CS 2+। कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस आपको एम्फीडेंटेट लिगेंड की लिंकेज को चेंज कर देना है, और आपको सभी एटम्स की पोजीशन और चार्ज एज इट इज रखना है। कोई इंटरचेंज नहीं होगा इसमें, काउंटर आएगा अंदर या बाहर, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपको लिंकेज चेंज करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेम ध्यान रखने आसानी से। ठीक है, आपको ये बहुत अच्छे से याद होने चाहिए कि आप इजीली इसको कर सकें। बस इन क्वेश्चंस में आपको मिस्टेक नहीं करनी। अगर आपको लिंकेज आइसोमर का नाम आया तो आपको उसी का नाम देना है बेटा, पहले लिंकेज आइसोमर बनाइए और फिर उसका नाम लिखिए। ये आपको पता है कि नेमिंग कैसे लिखते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नाम होगा। ठीक है, जैसे NH3 का नाम क्या होता है, अमाइड्स, और NCS का नाम लिखा है आपको आइसोथायोसाइनेट, ए पहले आता है आई से, तो उसी तरह से इसका नंबर 5 है, पेंटा अमाइड आइसोथायोसाइनेटो, देन मेटल का नाम क्रोमियम, देन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट उसके अकॉर्डिंग आपको निकाल लीजिए जितना चार्ज होगा लिगेंड पे। तो 3 आएगी इसमें, क्योंकि NCS में कितना चार्ज होता है -1, एज अ होल +2 है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी क्रोमियम की। तो लिंकेज आइसोमर सबको समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए लास्ट, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म उन कॉम्प्लेक्सेस में होता है जिनमें दोनों ही कैटायन और एनायनिक पार्ट जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं। फॉर एग्जांपल क्रोमियम NH3 कोबाल्ट CN6, इसमें बोथ कैटायन और एनायन आर द कॉम्प्लेक्स आयन। दिस आइसोमर अराइज ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लिगेंड विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आप लिगेंड को इंटरचेंज कर दो, जो कैटायनिक के लिगेंड है वो एनायनिक के बन जाएंगे, और जो एनायनिक पार्ट में लिगेंड है वो कैटायनिक के बन जाएंगे। इस तरह से आपने एनायनिक और कैटायनिक पार्ट के लिगेंड चेंज कर दिए।
मेटल को बॉन्डिंग के साथ आपने चेंज कर दिया, यहाँ पे अमाइन जो है क्रोमियम के साथ कनेक्ट है और यहाँ पे जो अमाइन है वो कोबाल्ट के साथ कनेक्ट है, तो इंटरचेंज कर दिया। तो दो आइसोमर्स, ठीक है, इन विच इंटरचेंज ऑफ लिगेंड सर्कल्स विद इन द कैटायनिक और एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो वो वाले कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे, वो क्या शो करेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में ये 4 टाइप होती है, आयनाइजेशन आइसोमर, हाइड्रेट, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन। तो इसका आपको कोई भी एग्जांपल अगर आता है तो आपको उसमें आइसोमर्स बनाने आने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे बनते हैं कि जो लिगेंड्स होते हैं सराउंडिंग में वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं मेटल को। अब इस चैप्टर में हम +2 क्लास में 3 थ्योरी पढ़ेंगे रिलेटेड टू बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्योरी से, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वर्नर थ्योरी of coordination compound। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और लास्ट हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वर्नर, एल्फ्रेड वर्नर was the first chemist to study the bonding in coordination compound। सबसे पहले जो स्टडी की बॉन्डिंग, कैसे बॉन्ड्स बनते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कैसे फॉर्मूला बनता है, ये किसने स्टडी किया था, एल्फ्रेड वर्नर ने। देखिए इसने क्या किया, इसने कुछ रिएक्शंस कराई सिंपल सॉल्ट की सिंपल मॉलिक्यूल के साथ, जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, और उन रिएक्शंस के साथ जो प्रोडक्ट बने उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया और उनकी स्टडी के बेस पे इसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन बिटवीन सिंपल सॉल्ट एंड सिंपल मॉलिक्यूल एंड फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट। बाय स्टडीइंग द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, इन सारे प्रोडक्ट्स पे जितने भी प्रोडक्ट्स इसे मिले उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी की और उसके बेस पे इसने फिर आगे अपनी डिटेल स्टडी की। तो देखिए कैसे इसने स्टार्ट किया, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इजी है, आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा इसने सिंपल सॉल्ट लिया, देखो CuCl3, इसने लिया CuCl3 सिंपल सॉल्ट। हमें कैसे पता लगता है कोई भी सॉल्ट का जो फॉर्मूला है वो सिंपल है, देखो अगर उसको आयनाइज कराए 1 कैटायन और 1 एनायन मिले तो वो सॉल्ट सिंपल है। इसमें एक ही कैटायन है कोबाल्ट मेटल और एक ही एनायन है क्लोराइड आयन। तो जिस सॉल्ट को डिसोशिएट
पॉइंट में एलिवेशन अलग अलग था, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन जो था अलग अलग था, वो सॉल्यूशन में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इसने स्टडी किया, इसकी जो रिलेट होती है नंबर ऑफ आयंस के साथ। फिर जो एक्वस सॉल्यूशन था, इसके साथ कुछ और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी की सभी कॉम्प्लेक्स के साथ। इन सभी के एक्वस सॉल्यूशन को अगर एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ ट्रीट कराया, देखिए बेटा, अगर सेपरेटली इन सभी कॉम्प्लेक्स के एक्वस सॉल्यूशन को ट्रीट कराया एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ, तो सभी में अलग अलग मोल्स मिले सिल्वर क्लोराइड के। जैसे अगर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के एक्वस सॉल्यूशन में AgNO3 डाला तो 3 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट, 3 मोल्स ऑफ AgCl। सेकेंड कॉम्प्लेक्स के एक्वस सॉल्यूशन से 2 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट आउट हुए। थर्ड कॉम्प्लेक्स के एक्वस सॉल्यूशन से 1 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट आउट। और इसको आप यहाँ पे नो आया। जब आपने इस लास्ट जो बना इसके एक्वस सॉल्यूशन को AgNO3 इसमें डाला तो AgCl के प्रेसिपिटेट बनेंगे, नो प्रेसिपिटेशन। तो इस स्टडी के बेस पे इसने कॉम्प्लेक्स की अपनी जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है इनके बारे में बताया। देखिए इससे इसने कैसे ट्रेस किया, आप ध्यान समझना। इस कॉम्प्लेक्स के एक्वस सॉल्यूशन से इसे कितने क्लोराइड आयन मिले? 3 क्लोराइड आयन, 3 मोल्स ऑफ AgCl, मतलब 3 क्लोराइड आयन सेपरेट आउट हो गए एज अ आयन। तो पूरे कॉम्प्लेक्स में से जितने आयन प्रेसिपिटेट आउट होते हैं वो आयनाइजेबल होंगे और बाकी जो बच गया इसमें वो नॉन आयनाइजेबल होगा और वो मेटल के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा। बस आपको ये बात ध्यान रखना। इसके पास से देखिए इसमें क्या क्या है, 3 क्लोराइड आयन है और 6 अमोनिया है। प्रेसिपिटेशन से कितने आयन मिले? 3 क्लोराइड आयन। तो 3 क्लोराइड आयन तो आयनाइजेबल है, वो होंगे ब्रैकेट के बाहर और जो बाकी पोर्शन बच जाएगा वो होगा ब्रैकेट के अंदर और वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा विद द मेटल बाय कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे सेकंड एग्जांपल में 2 AgCl मिले तो 3 में से 2 क्लोराइड आयन आयनाइजेबल होंगे और 1 क्लोरीन और 5 अमोनिया जो है ये आयनाइजेबल नहीं होंगे, ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे विद द मेटल। थर्ड में 1 AgCl प्रेसिपिटेट हुआ है तो 1 क्लोराइड आयन आयनाइजेबल होगा और 2 क्लोराइड आयन और 4 अमोनिया जो है वो स्ट्रांगली बाउंड होंगे विद द मेटल। और लास्ट वाले में अगर कोई भी क्लोराइड आयन नहीं मिला तो सारे के सारे मॉलिक्यूल 3 क्लोरीन एज वेल एज 3 अमोनिया स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे विद द मेटल। जितने भी आयन आयनाइजेबल होते हैं ये आपको ध्यान रखनी है, वो तो होंगे ब्रैकेट के बाहर और जो सारे मॉलिक्यूल बच जाते हैं वो होंगे ब्रैकेट के अंदर। जैसे अगर मैं अब इसी थ्योरी के बेस पे इन कॉम्प्लेक्स का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो देखिए किस तरह से होगा। यहीं से आपको ये आपने लिखी हुई है पॉइंट, ठीक है। तो आप देखिए किस तरह से होगा। अगर इस कॉम्प्लेक्स के एक्वस सॉल्यूशन में AgNO3 डालने से 3 क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट होते हैं तो 3 क्लोराइड आयन होंगे बाहर और जो बाकी क्या बचा 6 अमोनिया वो होंगे इनसाइड द ब्रैकेट, स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे विद द मेटल थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इससे कितने क्लोराइड आयन मिले थे? 2 क्लोराइड आयन। तो 2 क्लोराइड आयन होंगे बाहर और जो बाकी बच जाएगा पोर्शन 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन होगा इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्टेट। इस तरह से इसने फॉर्मूले बनाए। नेक्स्ट, जैसे अगर इस सॉल्यूशन से 1 क्लोराइड आयन मिला है तो 2 क्लोरीन इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्टेट और 1 क्लोरीन आयनाइजेबल। क्योंकि आपको पहले से पता है कि जो आयंस बनाते हैं वो C3 आयंस बनाते हैं जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं। तो AgNO3 डालने से सिर्फ यही क्लोराइड आयन जो है ये प्रेसिपिटेट होंगे। इससे 3 क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट होंगे, इससे 2 क्लोराइड
तो इसके बेस पे वर्नर थ्योरी ने अपने पोस्टुलेट दिए कि कोई भी मेटल जो होती है उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जिसको लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, शो टू टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ये सबसे पहला इसका मेन पोस्टुलेट रहेगा। इस तरह से इसने और भी स्टडी किया और भी सिंपल सॉल्ट्स की रिएक्शन कराई, उसमें भी एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिले, डिफरेंट आयंस दे रहे थे सॉल्यूशन में और डिफरेंट प्रेसिपिटेट रिएक्शंस बना रहे थे। नंबर ऑफ मोल्स जो आयंस के बन रहे थे वो डिफरेंट बन रहे थे। तो उसके बेस पे इसने फॉर्मूला ट्रेस किया और स्टडी के अपने जो पोस्टुलेट्स दिए कि हर मेटल की कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में 2 वैलेंसीज होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। इन्हीं के बारे में मैं आपको पोस्टुलेट्स लिखवा रही हूँ, वर्नर थ्योरी के आप लिखिए। उनको समझने के बाद फिर अब इन सभी कॉम्प्लेक्सेस में उन वैलेंसीज की भी बात करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। देखिए अब हम मेन पोस्टुलेट्स पे आते हैं, जिससे आपको ये जो कॉम्प्लेक्स बनाए हैं इसमें सारा क्लियर हो जाएगा कि मेटल के पास मेटल शो 2 वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। हर मेटल की कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में 2 वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करती है ऑक्सीडेशन स्टेट को। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना एक बात। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। और सेकेंडरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। ये सबसे मेन पॉइंट है, आप ये याद रख लो, आपको इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मेटल की और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। नॉन आयनाइजेबल, आयनाइजेबल जो आयंस होती है वो प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और जो नॉन आयनाइजेबल होते हैं, जो स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं मेटल के साथ, वो सेकेंडरी वैलेंसी को करते हैं, शोन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं लीगेंड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। कोई भी लीगेंड है, जितनी उसकी डेंसिटी है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा, जितने नंबर ऑफ लीगेंड्स है मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। प्राइमरी वैलेंसी को हर कॉम्प्लेक्स की जब हम ज्योमेट्री बनाएंगे तो डॉटेड बॉन्ड बनाती है मेटल और प्राइमरी वैलेंसी के बीच में। बॉन्ड डॉटेड होगा, कंप्लीट बॉन्ड नहीं होगा। और सेकेंडरी वैलेंसी जिनसे भी सेटिस्फाइड होगी तो बॉन्ड उनका कंप्लीट होगा, सॉलिड लाइन। ये बात आपको थर्ड ध्यान रखनी है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है नेगेटिव आयंस। प्राइमरी वैलेंसी को कौन सेटिस्फाइड करते हैं? नेगेटिव आयंस, डॉटेड लाइंस बनाते हैं प्राइमरी वैलेंसी के लिए। सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करती है नेगेटिव आयंस एज वेल एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और कंप्लीट बॉन्ड बनाते हैं। एज सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर, तो सेकेंडरी वैलेंसी प्रिडिक्ट करती है ज्योमेट्री। सेकेंडरी वैलेंसी प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी ये सेकेंडरी वैलेंसी प्रिडिक्ट करती है, बट प्राइमरी वैलेंसी इज नॉट एबल टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब आपको मैं वन बाय वन एग्जांपल से बताती हूँ कि आपको कॉम्प्लेक्सेस में कैसे चेक करना है प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी, ठीक है। देखो मैं दोबारा से रिपीट करते हैं थोड़ा सा वर्नर थ्योरी। वर्नर ने क्या किया? कुछ रिएक्शंस कराई सिंपल सॉल्ट की सिंपल मॉलिक्यूल के साथ, और उन रिएक्शंस के साथ जो प्रोडक्ट मिले उन प्रोडक्ट्स पे अलग अलग प्रोडक्ट के एक्वा सॉल्यूशन के साथ रिएक्शंस कराई। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर की, उनकी बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, फ्रीजिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, और कुछ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कराई। जब प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कराई तो सबसे अलग अलग आयंस मिले, सबसे अलग अलग मोल्स मिले प्रेसिपिटेट। तो उसके बेस पे इसने कहा कि कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है मेटल के साथ। यहाँ पे फिर इसने कहा कि मेटल की 2 वैलेंसी होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी। हर मेटल सेटिस्फाइड करती है बोथ
ये भी आपको ध्यान रखना है। मेटल मस्ट सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, सेकेंडरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी प्रिंसिपल वैलेंसी आयनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल। जो मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा वो सेकेंडरी वैलेंसी का बनेगा, तभी हम इसको कंप्लीट बॉन्ड से बनाएंगे और इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव आयन सेटिस्फाइड करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव आयन में सेटिस्फाइड कर सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी। और सेकेंडरी वैलेंसी प्रिडिक्ट करती है ज्योमेट्री, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ठीक है, और आपको एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होगा, तो आप देखिए वन बाय वन। पहला एग्जांपल आप देखिए CONH3 6Cl3। ठीक है, ये एग्जांपल है। अब आपको इसमें सबसे पहले आप बताओ प्राइमरी वैलेंसी कितनी है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इस मेटल का कितना है? लेट इट एक्स रखते हैं, तो इसको अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, एक क्लोरीन पे -1, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 3। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 3। सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट बाय द लिगेंड। कितने हो रहे हैं? 6 लिगेंड डोनेट कर रहे हैं मेटल को, और हर लिगेंड की आइडेंटिटी 1 है, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी? 6। हाउ मेनी आयंस, अगर आपको हाउ मेनी आयंस फॉर्म्ड इन सॉल्यूशन, इस कॉम्प्लेक्स से सॉल्यूशन में कितने आयंस बनेंगे? तो जब इसको डिसोशिएट करेंगे तो आप बताइए कितने आयंस बनेंगे? 4 आयंस बनेंगे। ठीक है बेटा, तो इसको डिसोशिएट करेंगे तो एक तो ये वाला आयन बनेगा 3+ और 3 क्लोराइड आयन, तो 1 कंप्लीट ये कॉम्प्लेक्स और 3 क्लोराइड आयन, तो 4 आयंस बनेंगे। अब इसकी ज्योमेट्री कैसे बनानी है अकॉर्डिंग टू बर्नर थ्योरी? तब आपको ध्यान रखना है प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड बॉन्ड से बनाना है और सेकेंडरी वैलेंसी को कंप्लीट लाइन से। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल 3 क्लोराइड आयन और सेकेंडरी वैलेंसी है 6 अमाइन, तो 6 के लिए हम ज्योमेट्री बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल, तो कंप्लीट बॉन्ड बनाएंगे अमोनिया के साथ। NH3 जो है वो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और 3 क्लोरीन जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं उनको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे ऐसे। तो बर्नर थ्योरी ने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को इस तरह से देखी है कि सेकेंडरी वैलेंसी को आप कंप्लीट लाइन से दिखाओगे और जो प्राइमरी वैलेंसी है वो डॉटेड फॉर्म में दिखाओगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लें, जो सेकंड इसी ने ही बनाया था, CONH3 5Cl Cl2, ये बनाया था जो 2 क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट कराता है इलेक्ट्रो सॉल्यूशन। अब आप इसमें देखिए, इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? इसमें भी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 3। ठीक है, आपको किसी भी बच्चे को गलत नहीं करना। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है तो आप ये नहीं लिखोगे जितने आयन है ना। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मेटल की, तो उसमें ये वाला इसका जो क्लोरीन है ये भी आएगा -1 चार्ज। ये क्लोराइड आयन की तरह बिहेव नहीं कर रहा क्योंकि ये अंदर आ गया, बट ये -1 चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा, ये प्राइमरी वैलेंसी में भी पार्टिसिपेट करेगा, तो प्राइमरी वैलेंसी होगी 3। और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 5 अमाइन और 6, एक क्लोरीन है तो 6 है। तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स में जो ये क्लोरीन है, एक क्लोरीन जो है ये 1 क्लोरीन सेटिस्फाइड बोथ प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। देखो दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। ये वाला जो क्लोरीन है ये प्राइमरी वैलेंसी का भी पार्ट है और ये सेकेंडरी वैलेंसी का भी पार्ट है। तो आप इसको देखिए कैसे बनाएंगे। जब आप बॉन्ड बनाएंगे तो ये बने सेकेंडरी वैलेंसी है सारी, कंप्लीट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, 4 और एक और NH3। ठीक है, इनका तो बॉन्ड कंप्लीट बना, ये भी सेकेंडरी वैलेंसी, इसका बॉन्ड भी बनेगा। अब आप देखिए 2 क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन जो है ये प्राइमरी वैलेंसी का पार्ट भी है, तो इसको आप यहाँ पे सॉलिड भी दिखाओगे और डॉटेड भी दिखाओगे। और जो रिमेनिंग 2 क्लोरीन
डॉटेड ही दिखा हुआ। तो इसमें से दो क्लोरीन जो है वो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी का पार्ट है, ये वाला क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी का पार्ट दिया और सेकेंडरी वैलेंसी का पार्ट दिया, इसलिए उसको आप कंप्लीट लाइन से भी दिखाओगे और डॉटेड भी। तो ये इस थ्योरी का मेन कांसेप्ट था जो आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी वैलेंसी इसमें भी 3 है। जितने भी मैंने आपको स्टार्टिंग के 4 एग्जांपल लिखे हैं सारों में प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी सेम है। बस ना जो क्लोरीन है जो आपके वो चेंज होते रहेंगे। जैसे अब आप थर्ड एग्जांपल देखिए, CONH3 Cl2 क्लोरीन, ये एग्जांपल लिखा हुआ है थर्ड। कितने आयन देंगे सॉल्यूशन में? तो देखो प्राइमरी वैलेंसी, देखो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3, और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। आयन सॉल्यूशन में टोटल कितने बनेंगे? 2 आयंस। इसमें कितने आयंस बनेंगे सॉल्यूशन में? 3 आयंस। ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ इतने नहीं बनते, ये वाला आयन तो कंसीडर होगा पॉजिटिव वाला, ठीक है। अब आप देखिए इसमें ये वाले जो 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन satisfied both primary as well as secondary valency। तो 4 अमोनिया सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी का पार्ट है, 4 अमोनिया। 2 क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी का पार्ट है, साथ साथ ये प्राइमरी वैलेंसी का भी पार्ट है, तो बोथ लाइंस आएंगी। और 1 क्लोरीन जो है वो प्राइमरी वैलेंसी का पार्ट है। तो इस तरह से आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है, समझ आ गया। और लास्ट जो हमारा एग्जांपल है, अब इसमें प्राइमरी वैलेंसी कितनी है बेटा? प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम 3 और सेकेंडरी वैलेंसी 6। अब 3 क्लोरीन जो है, 3 क्लोरीन जो है ये सेकेंडरी वैलेंसी का पार्ट है और एज वेल एज प्राइमरी वैलेंसी का भी पार्ट है। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट को, ठीक है, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो 3। तो इस केस में 3 अमोनिया सारे बॉन्ड जो है आपके सॉलिड लाइन से बनेंगे, साथ में जो 3 क्लोरीन है इनके साथ डॉटेड लाइन के बनेंगे। ये प्राइमरी वैलेंसी का पार्ट भी और सेकेंडरी वैलेंसी का पार्ट भी। और आयन सॉल्यूशन में बनेगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी आयनाइजेबल इसमें आयन नहीं है, तो नो आयन प्रोड्यूस्ड इन द सॉल्यूशन। जिसमें जितने नंबर ऑफ आयंस बनेंगे उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो इन चारों में अगर आपको अरेंज करना है, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इन कॉम्प्लेक्स में जितने जिसके आयंस बन रहे हैं उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट बर्नर्स थ्योरी, ठीक है बेटा। तो सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आया होगा बर्नर्स थ्योरी। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू बर्नर्स थ्योरी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए रिलेटेड टू बर्नर्स थ्योरी। अ कंपाउंड प्लेटिनम Cl4 4 अमोनिया व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ AgNO3। देखिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। कंपाउंड दिया हुआ है आपको ये वाला, अगर हम इसको एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ ट्रीट कराएं तो 2 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट होते हैं। अब आपको फॉर्मूला लिखना है, देखिए बिल्कुल आसान है। जितने मोल्स AgCl के प्रेसिपिटेट होते हैं एज अ क्लोराइड आयन, जितने क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट आउट होते हैं वो क्लोराइड आयन होंगे बाहर, ठीक है, काउंटर आयन, और बाकी जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल है वो सभी होंगे अंदर। तो आप इसमें देखिए 2 क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हुए, तो आउट ऑफ 4 2 क्लोराइड आयन जो होंगे वो बाहर हो जाएंगे, और बाकी जो मॉलिक्यूल है जो 2 क्लोरीन और 4 अमोनिया जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे, ठीक है। देखो जब आप इनको लिखते हो तो ये देखिए जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जैसे नाम लिखते हो उसी तरह से फॉर्मूले में भी वही पहले आता है। जैसे अमाइन का A पहले आता है तो आप अमाइन ग्रुप को पहले ही लिखोगे Cl से, इसीलिए मैंने यहाँ पे NH3 4 पहले लिखा और क्लोरीन बाद में। नेमिंग भी अल्फाबेटिकली
3 क्लोराइड आयन, सॉरी 3 आयन, टोटल आयन 3 होंगे विद प्राइमरी वैलेंसी 4। ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई भी बच्चा प्राइमरी वैलेंसी इसमें 2 नहीं लिखेगा कि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, तो जो आयनाइजेबल आयन्स है इसमें ये 2 क्लोराइड आयन का 2 लिख दो, नहीं। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो ये वाले आयन्स जो हैं, ये वाला इनका चार्ज भी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, तो ये प्राइमरी वैलेंसी होगी 4, ठीक है। और इस क्वेश्चन को देखिए अब, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपाउंड क्रोमियम Cl3 4 वाटर, सेम है, इसी तरह से थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया कि ये 1 मोल देता है JCl का, इसका मतलब 1 क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हो रहा है एज AgCl। तो आप फॉर्मूला लिखिए, और साथ के साथ एक बात और कही गई है कि अगर हम उस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टेंस को मेजर करते हैं तो वो 2 आयंस के कॉरस्पॉन्डिंग आती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला बनाना है। तो अब आप देखिए, अगर 1 क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हो रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स और 1 को छोड़ के 2 क्लोरीन जो है ये अंदर ही होंगे, और 1 क्लोरीन जो है वो सिर्फ बाहर होगा। और ये वाली बात भी प्रूफ हो रही है कि मोलर कंडक्टेंस जो है वो 2 आयंस के कॉरस्पॉन्डिंग है। 2 आयंस कौन से हो गए, एक ये पॉजिटिव आयन और एक ये नेगेटिव आयन। प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी इसकी, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मैटर की, ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 क्लोरीन के -1 चार्ज, 1 क्लोरीन के -1, तो कितना आएगा 3, तो प्राइमरी वैलेंसी है 3 और सेकेंडरी वैलेंसी 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। आपके सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 की कॉम्प्लेक्स की आपको डिटेल पढ़नी है आगे। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर की ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना डिटेल में, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्सेस की पढ़नी है अच्छे से। तो ये इस क्वेश्चन का फॉर्मूला जो होगा कॉम्प्लेक्स का ये है। तो वर्नर थ्योरीज के बेस पे इस तरह से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप ये देख लो कि कितने AgCl प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, जितने क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हो रहे हैं उस कॉम्प्लेक्स में से उतने क्लोराइड आप बाहर कर दोगे, बाकी सभी मॉलिक्यूल अंदर रहेंगे। जैसे 1 क्लोराइड है तो 1 बाहर है, बाकी जो 4 वाटर और 2 क्लोरीन है वो इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और फिर आपको IUPAC नेम लिखना आता है, तो आपको जो रूल्स पता है उनको अच्छे से ध्यान में रख के आपको नेम लिखना है। नेम फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो भी स्मॉल रहेगा, सारा नेम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का कंटिन्यूटी में होगा, कोई गैप नहीं होगा बीच में, ठीक है। कैटायन और एनायन के बीच में गैप होगा। तो एक और क्वेश्चन आप देखिए, अब लास्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। तो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये आपको कंपाउंड दिया हुआ है। जब इस कंपाउंड को, इसमें इसके 2 आइसोमर है, कहा गया है कि इसके 2 आइसोमर्स होते हैं A और B, ठीक है, इसके 2 आइसोमर्स बनते हैं A और B। इस एक्वा सॉल्यूशन ऑफ A को AgNO3 के साथ ट्रीट कराते हैं तो वाइट PPT मिलती है, ठीक है, बट ये डज नॉट गिव BaCl2 टेस्ट, BaCl2 टेस्ट ये नहीं देता, ये बात कही है। और आइसोमर जो B है इसके एक्वा सॉल्यूशन को BaCl2 के साथ ट्रीट कराते हैं तब वाइट PPT मिलते हैं, ये AgNO3 के साथ टेस्ट नहीं देता, ठीक है। देखो इस कंपाउंड को 2 आइसोमर्स है, कंपाउंड हैविंग 2 आइसोमर्स A एंड B। आइसोमर A, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ आइसोमर A AgNO3 के साथ ट्रीट कराएंगे तो वाइट PPT मिलती है, और BaCl2 के साथ कोई चेंज नहीं होता। बट आइसोमर B जो है उसमें BaCl2 डालते हैं तब वाइट PPT मिलते हैं, और AgNO3 के साथ कोई चेंज नहीं होता। तो आपको आइसोमर्स का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है, A और B का क्या होगा और इसमें कौन सा आइसोमर होगा ये भी बताना है। देखिए बिल्कुल आसान है, अगर आइसोमर A AgNO3 से वाइट PPT दे रहा है तो वो वाइट PPT
ठीक है। बोथ दीज आर आयनाइजेशन आइसोमर, वन गिव टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन, अनदर गिव टेस्ट फॉर सल्फेट आयन, और इनका IUPAC नेम भी लिख सकते हैं। और क्लियरली आपको पता लग रहा है कि दो बोथ गिव डिफरेंट आयंस